नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आम बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिए तेजी से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पर लोकसभा में चर्चा का दिया जवाब। उद्योगपतियों को मदद करने के विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कोरोना पर नियंत्रण की वजह से देश में अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना को मात देने में सक्षम है भारत। सुधार नीतियों से दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। लोकसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित। विधेयक पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर की पंचायत को हमने दिया अधिकार और बजट उचित समय पर देंगे राज्य का दर्जा। लोकसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय सेना को सौंपेंगे मेक इन इंडिया अर्जुन मेन बैटल टैंक। तमिलनाडु और केरल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। और कोरोना वैक्सीन लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को आज से दी जा रही है कोविड टीके की दूसरी खुराक। देश भर में अब तक 80,52,000 से अधिक लोगों को लगाई गई वैक्सीन। 28 दिन के अंतराल पर लगाए जा रहे हैं कोविड के 2 टीके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2021-22 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कोरोना को मात देने में सक्षम हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना पर नियंत्रण की वजह से अर्थव्यवस्था में रफ्तार आई है और देश ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में जिन सुधारों का प्रावधान किया गया है उसकी वजह से भारत दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता साफ होगा। Post-pandemic, after the contraction of the economy, the government, consulting a lot of experts, has come up with a budget which has a blend of stimulus-related efforts, and also the Honorable Prime Minister has not lost the opportunity of the pandemic to continue with the reforms. So in that way, this budget, coming as it does post a pandemic, has actually set the pace for India to become Atmanirbhar. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी जैसी चुनौती भी सरकार को सुधार पर कदम उठाने से नहीं रोक सकी है, जो देश के लंबे समय के विकास के लिए जरूरी है। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों के भी जवाब दिए। एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, प्रूव इवन इफ 1 APMC mandi was shut, not one was shut, but you're standing up and speaking। ऊपर से बजट में
प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure cess will be actually be going to the states so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला, मगर फाउंडेशन लेते रहा फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। वित्त मंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फर्जी विमर्श गढ़ते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। ये जो फेक नैरेटिव्स का टेंडेंसी है हमने क्रिएट किया है, मनरेगा हमने ये किया, हमने आखिर आप ही उसमें कुछ मन नहीं रखे, उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं है, अलोकेशन एक है, आखिर यूटिलाइजेशन कम है। ऐसे ही हर स्कीम में अपने के लिए कुछ देखने का आदत एक टेंडेंसी है, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी, उसमें सिस्टम। हमने बैंक को नेशनलाइज किया मगर पूरे बैंक को उपयोग फोन बैंकिंग के द्वारा करके एनपीए छोड़कर चले गए, ये है उनकी टेंडेंसी। एंड द सेकेंड टेंडेंसी इज हम जो भी कहेंगे पार्लियामेंट में, आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस डालेंगे, आपके ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, मगर आप जब सिस्टम के तहत खड़े होकर के पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अभी जैसे हो रही है, कभी भी डिस्टर्ब करो, चिल्लाते रहो या तो वॉकआउट करो, वही हुआ बजट डिबेट में। इसीलिए दो टेंडेंसीज कांग्रेस पार्टी का हमने पहचानना चाहिए और इससे यह स्पष्ट होता है उनका बिलीफ इन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कंप्लीटली खत्म। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को निश्चित ही उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक का जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने से कोई लेना देना नहीं है। शनिवार को लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मान्यवर, इस सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है। ये बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। मुझे अनुच्छेद 370 को लेकर भी गृह मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद की वजह से राज्य के विकास में रुकावट आई है। और आप ये पूछ रहे हैं ना 370 क्यों होता है? वहां पर रिजर्वेशन नहीं होता था, वहां महिलाओं को अधिकार नहीं था, वाल्मीकि लोगों को अधिकार नहीं था, ट्राइबल को अधिकार नहीं था, ओबीसी को अधिकार नहीं था, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं थी क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, क्यों रोक लगाना? ढेर सारे कानून, देश के अच्छे बने हुए कानून, दहेज के लिए कोई कानून नहीं था। और आप हमें समझा रहे हो कि 370 को क्यों हटाया? गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को विश्वास दिलाया कि साल 2022 तक 6000 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा दिया जाएगा। यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए, कांग्रेस का शासन था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, इसलिए विस्थापित अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए थे। इनको 13,000 हम देते, निःशुल्क राशन देते हैं, पुनर्वास के अंक के रूप में कश्मीर घाटी में
3000 नौकरियां दे दी गई है, 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है और ये 6000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। जम्मू कश्मीर मसले पर राजनीति न करने की अपील करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों को क्षेत्र के निवासियों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें राजनीतिक करने के लिए, आ जाइए राजनीतिक मैदान में, दो हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है जी, कोई नहीं डरता है। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई बार घाव लगे हैं, शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में पड़ी है, उस पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको खुरेदना हमारा काम नहीं है। छोटी सी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की 17 महीने में कई उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में विकास हुआ है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। से 19 तक 4164 करोड़ रुपया की धनराशि जम्मू कश्मीर सरकार के थ्रू लद्दाख में गई थी। और इससे पहले सदन में कई सदस्यों ने विधेयक पर अपने विचार रखे। जम्मू कश्मीर में ये 370 एब्रोगेट करने के बाद आपने जो सपना दिखाया था वो सपना बहाल नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं हुए हैं। 90,000 करोड़ से ज्यादा उनका वहां के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप कब कैसे सुधार करोगे, आप खुद बताएं। 19 के फैसले हुए, एकतरफा फैसले हुए, गैर कानूनी, गैर आईनी, किसी से पूछे बगैर, और ये एक आक्रमण से कम नहीं थे जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों के खिलाफ एक ऐलानी जंग। और हमने ये फैसला किया है कि हम जायज़ तरीके से इसका विरोध करेंगे। और जब इसी विरोध के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई, एक नहीं 15 पिटीशंस दाखिल हुई, और उनमें इस कानून को एक असॉल्ट के तौर पर पेश किया गया और कहा गया आईन पर, और कहा गया ये सब गैर आईनी है। लोकसभा में आज बजट सत्र का पहला चरण पूरा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही 8 मार्च शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पहले चरण में लोकसभा में 12 बैठकें हुई और इसी के साथ इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा हुई। धन्यवाद प्रस्ताव पर 16 घंटे 39 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 130 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बजट पर चर्चा का समय 10 घंटे निर्धारित था, लेकिन 14 घंटे 40 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 117 सदस्यों ने अपने विचार रखे। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी है कि धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा में महिला सदस्यों की भागीदारी अच्छी रही। महिला सदस्यों ने देर रात तक बैठकर चर्चा में हिस्सा लिया। शून्यकाल में भी उनकी भागीदारी अच्छी रही। राष्ट्रपति अभिभाषण पर 16 घंटे 39 मिनट सदन चला। 130 माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखी। बजट पर चर्चा 10 घंटे आवंटित थी, उसके बाद भी 14 घंटे 40 मिनट तक बजट पर चर्चा हुई और 117 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। दोनों चर्चाओं में विशेष रूप से महिलाओं ने की भागीदारी अपेक्षा से ज़्यादा रही। देर रात तक महिला सांसद बैठकर बजट पर, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा में भाग लिया, महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की। शून्यकाल में भी अपने क्षेत्र की समस्याएं, अभावों को सदन के माध्यम तक सरकार में पहुंचाने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र में सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और अपेक्षा की कि सदन में तीखे वाद विवाद के बावजूद आचरण की मर्यादाओं को ध्यान में रखा जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होना है। राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को खत्म हो गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में उत्पादकता अच्छी रहेगी। मैं माननीय सदस्यों से यही हमेशा अपेक्षा करता हूं कि हमें इस सदन को
उच्च कोटि की चर्चा संवाद के लिए पूरे विश्व के लोकतंत्र में जाना जाता है। यहाँ पर व्यापक रूप से चर्चा होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि सब लोग चर्चा करते समय सदन की मर्यादाओं और आचरण का आधार पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पूर्व तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि वे तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार और हिंसा की संस्कृति से तंग आ गए थे। राज्यसभा टेलीविजन के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की संस्कृति वो नहीं रह गई थी जो संघर्ष के दिनों में थी। दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में ही पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। अब जब पावर में आया तो चर्चा चली गई, वो उद्देश्य भी कहीं ना कहीं गायब हो गया, करप्शन आ गया। नारदा की बात आपने सुनी होगी। मैं गया था नारदा की। तो जब देखा कि हमारे सांसद पैसा ले रहे तो हमने उसका विरोध किया। मैंने कहा ये पार्टी का विषय नहीं है, ये सांसद खुद इनको अलग रखना चाहिए। हमने ओपनली कहा कि इनको अलग रखो, तो पार्टी मेरे पर गुस्सा हो गई और फिर मुझे ममता जी ने कहा कि आप कैंपेन में नहीं जाओगे 2016 की। हम नहीं गए, विरोध किया हमने कि ये करप्शन नहीं चलता है, वायलेंस का विरोध किया। नड्डा साहब की गाड़ी पर अटैक हुआ तो मैंने कहा वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी संस्कृति में वायलेंस की जगह नहीं है। तो पार्टी ने मुझ पर आरोप लगाया कि ये तो बीजेपी की चमचागिरी कर रहा है, ये तो बीजेपी के साथ है। नहीं, क्या होता है कि हमने वही कहा ना कि एक आत्मा होती है पॉलिटिकल पार्टी की, और पॉलिटिकल पार्टी में आप सलाह ले सकते हो, मगर सलाहकार पार्टी नहीं ले सकता है। आज यदि सलाहकार पूरा पार्टी आउटसोर्स हो जाएगा तब कहीं ना कुछ खामी है। देखिए, पूर्व तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी का ये पूरा इंटरव्यू राज्यसभा टीवी पर आज रात 10 बजे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु और केरल राज्य का दौरा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री चेन्नई में सुबह करीब 11:01 पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही साथ कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर 3,770 करोड़ रुपए की लागत से बने चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे और वाशरमेनपेट में विमको नगर तक यात्री सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चेन्नई मेट्रो का 9.05 किलोमीटर लंबा ये एक्सटेंशन नॉर्थ चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री चेन्नई बीच और अट्टीपट्ट के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A सौंपेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री केरल के कोच्चि में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रालिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट यानी कि PDPP को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कोचीन के विलिंगडन द्वीप पर RO जहाज देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे। विलिंगडन द्वीप में एर्नाकुलम घाट पर स्थित यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। प्रधानमंत्री कोचीन बंदरगाह पर साउथ कोल बर्थ के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्र सरकार ने बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप से प्रभावित 4 राज्य बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए 3,113 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2020 में बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप प्रभावित 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी है।
दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 के दौरान बाढ़ प्रभावित बिहार के लिए 1,255 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 280 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। चक्रवात बुरेवी और निवार से प्रभावित तमिलनाडु के लिए करीब 287 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। चक्रवात निवार से ही प्रभावित केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को करीब 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष खरीफ फसल के दौरान कीट प्रकोप से प्रभावित मध्य प्रदेश के लिए 1,280 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित राज्य में अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों को वहां भेजा था। पोषण अभियान 1 की कामयाबी को देखते हुए सरकार ने पोषण अभियान 2 का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 के बजट में पोषण से जुड़े कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए 35,600 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। ये योजना किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और 0 से 6 साल तक के बच्चों को पोषण युक्त आहार देने के लिए है। वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करने के लिए बजट में पोषण अभियान 2 का ऐलान किया गया है। इस अभियान के तहत कुपोषित और एनीमिया के शिकार बच्चों को पोषण युक्त आहार दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट की घोषणाओं में पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं और किशोर लड़कियों को स्वास्थ्य की देखभाल कर पोषक तत्व मुहैया कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इस योजना से मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। देखिए, पोषण अभियान का जो पूरा होलिस्टिक व्यू देखते हैं तो IMR, MMR, CMR इसका इम्प्रूवमेंट हो और यही श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे तो देश श्रेष्ठ बनेगा, ये विषय है उस पर। स्वास्थ्य से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस बजट की घोषणा से न्यूट्रिशन की सप्लाई बेहतर होगी। इस योजना से प्रसव पूर्व केयर, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, न्यूबॉर्न केयर में भी मदद मिलेगी। बजट में पेयजल, PDS, खेती और शिक्षा पर जोर दिया गया है। इन सब में निवेश करने से पोषण से जुड़े हालात भी सुधरेंगे। सरकार ने पोषण 2 अभियान किया है, मतलब उसको विस्तार किया है। 35,000 करोड़ रुपए की इसमें प्रावधान किया गया है और खासकर ये उन जिलों में होगा जो एस्पिरेशनल है, आकांक्षी जिले हैं, 112 जिले हैं जहां विकास नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चों का कुपोषण जहां ज़्यादा होता था वहां हेल्प मिलेगी बच्चों को। और वो जो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे होते हैं जो जिनको शुरू अभी स्कूल जाना होता है, कम से कम वो स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। पोषण अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। इस योजना का मकसद बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण से जुड़े परिणामों में सुधार करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग की ओर से तैयार किया गया है। वहीं इस योजना से उन परिवारों को मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार नहीं दे सकते हैं। साल 2022 तक देश को कुपोषण मुक्त करने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। पोषण अभियान पार्ट 1 की कामयाबी के बाद सरकार अब पोषण अभियान पार्ट 2 पर काम कर रही है। इस अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 सालों में 10 करोड़ छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों को कुपोषण से मुक्त करना है। कैमरामैन MS सुरेश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक आज से दी जा रही है। यह दूसरा टीका उन लोगों को लगाया जा रहा है जिन्हें विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन 16 जनवरी को पहला टीका लगाया गया। देश के 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक दी जा चुकी है। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लग चुके हैं। भारत में टीका लगाए गए कुल लोगों में 8 राज्यों का लगभग 60% योगदान है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने कि वैक्सीन की अप्रूवल दी है, उन्होंने ये अप्रूवल 4 से 6 हफ्ते पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगने तक की दी है। मतलब कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज तक का अंतराल 4 से 6 हफ्ते हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से जो दूसरी डोज की प्रक्रिया है वो शुरू की गई।
सूचना, संचार और गीतों के माध्यम से आम लोगों का मनोरंजन करने वाला रेडियो हमेशा से ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। रेडियो के महत्व से जागरूक करने के लिए विश्व स्तर पर हर साल आज के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व रेडियो दिवस की थीम है नई दुनिया नया रेडियो। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विश्व रेडियो दिवस पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने रेडियो से जुड़े कलाकारों, तकनीशियनों और श्रोताओं को रेडियो दिवस की बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाले देश में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है। पीएम ने लिखा कि उन्होंने हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान इसके सकारात्मक प्रभाव को स्वयं महसूस किया है। प्रथम महिला राज्यपाल, अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू की आज जयंती है। 13 फरवरी 1879 को जन्मी सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहीं। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आजादी के बाद वो पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू समेत कई भाषाओं में महारत हासिल थी। सरोजनी नायडू का फारसी नाटक महिर मुनीर और कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड काफी लोकप्रिय हुआ। सविनय आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल गईं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 2 मार्च 1949 को 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उनका निधन हुआ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके सरोजनी नायडू की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि सरोजनी नायडू की जीवन गाथा और स्वाधीनता आंदोलन में उनका संघर्ष महिलाओं और युवाओं के लिए हमेशा अनुकरणीय रहेगा। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन आम लोगों के लिए आज से 21 मार्च तक खुला रहेगा और सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। इस वर्ष सावधानी बरतते हुए वॉक इन प्रवेश की सुविधा नहीं होगी। सभी दर्शक केवल अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग कराकर ही गार्डन देख सकेंगे। गार्डन देखने आने वाले दर्शकों को कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी लोगों को प्रवेश के समय थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। दर्शकों का प्रवेश और निकास केवल राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। और आगे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। देखिए देश देशांतर रात 8:30 पर सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।